नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज हमारी चर्चा होने वाली है क्वाड के बारे में। देखिए, रिसेंटली मेलबोर्न में क्वाड की 4th समिट मीटिंग कंक्लूड हुई और इस समिट मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ चारों देशों द्वारा। 4 देश कौन है उसमें? एक इंडिया पार्टनर तो है ही, हम जानते हैं। इंडिया के अलावा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्वाड। तो चौथी मीटिंग हुई, हम लोग उस जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे इंडिया के दृष्टिकोण से क्या अच्छी चीजें हुई जिसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं और क्या डाइवर्जेंस थी इंडिया और दूसरे 3 डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के बीच। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो, इंडिया कीप्स फ्लोटिंग अवे फ्रॉम क्वाड पार्टनर्स। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्यों। क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए, जब क्वाड की मीटिंग हुई तो बहुत चीज़ों पे हम लोगों की सहमति थी दूसरे देशों के साथ, लेकिन कुछ चीज़ों पे इंडिया की डाइवर्जेंस ज़रूर दिखी। तो हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस आफ्टर द 4th क्वाड समिट मीटिंग। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस डिस्कशन एंड आई एम क्वाइट श्योर कि मुझे क्वाड के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल डिस्कशंस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में बताना है तो क्वाड 4 देशों का गुट है। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 4 डेमोक्रेसीज मिलकर फोकस कर रही है कि इंडो पैसिफिक में शांति और प्रोस्पेरिटी ले आए। नॉर्मली जब भी हम लोग क्वाड की बात करते हैं, बहुत से लोग या फिर मीडिया में इसको मेंशन किया जाता है एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। दैट वुड बी अ नैरो अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि क्वाड में देखिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव तो है ही, क्योंकि बिल्कुल एक एंटी चाइना फ्लेवर है मैं कहूँगा। क्योंकि आप जो चारों देश देखोगे, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया चाइना के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, राइट। 2 साल पहले गलवान में क्लैश हुआ, इंडिया चाइना की भी इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन चलती रहती है, हमारा सीमा विवाद है ऑलरेडी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पिछले 4 सालों से चाइना और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड वॉर चल रहा है। यूएस और चाइना के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर कॉम्पिटिटर्स एट द ग्लोबल लेवल। चाइना इज चैलेंजिंग द हेजीमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जापान और चाइना का ऑलरेडी विवाद चलता है ओवर द सेनकाकू आइलैंड्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो एक एंटी चाइना फ्लेवर तो है ही है, लेकिन क्वाड केवल एंटी चाइना नहीं है। चाइना को काउंटर करना एक उद्देश्य, इसके अलावा पूरे इंडो पैसिफिक में हम लोग कैसे प्रोस्पेरिटी लाए, इस चीज़ पे काम करते हैं। इनफैक्ट इस डिस्कशन में आपको पता चलेगा किन किन चीज़ों के ऊपर क्वाड फोकस कर रहा है। लेकिन मेनली हम लोग इंडिया के दृष्टिकोण से बात करेंगे, क्या डाइवर्जेंस थी इन तीनों कंट्रीज के साथ इंडिया की, राइट। इससे हम लोग समझेंगे कि क्या इंडिया क्वाड पार्टनर से धीरे धीरे दूर हो रहा है, वो रहेगा थी। और वो सारी चीज़ें समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वाड की रिसेंट मीटिंग हुई। द क्वाड मीट फोकसेस ऑन इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। मैंने आपको बताया इस 4th समिट मीटिंग के बाद जो मेलबोर्न में हुई थी, एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ ऑन द क्वाड कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। चलिए इस जॉइंट स्टेटमेंट में चलते हैं और डायरेक्टली देखते हैं क्या हो रहा है। दिस इज द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जॉइंट स्टेटमेंट। लेट्स गो डायरेक्टली टू द वेबसाइट। देखिए, ये है जॉइंट स्टेटमेंट ऑन क्वाड कोऑपरेशन, 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुआ है। आई होप यू कैन सी। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ कर्सर मूव हो रहा है वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, राइट। तो दिस वाज द 4th क्वाड मीटिंग इन मेलबोर्न, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी। किन किन चीज़ों पे फोकस हुआ? क्वाड ऑब्वियसली फोकसेस ऑन इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। यस, आसियान यूनिटी के बारे में बात की, आसियान सेंट्रलिटी के बारे में बात की। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ थी यहाँ पे, क्वाड सपोर्टेड वैक्सीन्स। प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल दिया गया इंडिया को। यू कैन सी हियर, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड फैसिलिटी ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड एटलीस्ट 1 बिलियन वैक्सीन्स बाय द एंड ऑफ 2020। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के लिए। इसके अलावा HADR के ऊपर बात हुई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स के ऊपर। ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो बिग पार्टनर इन दिस। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन सीज, यूएन क्लॉज के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के ऊपर चर्चा हुई। अगेन एंटी चाइना रेटोरिक तो चलता ही है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मेंशन था इस जॉइंट स्टेटमेंट में। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, वी रीइटरेट आवर कंडेमनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड द पठानकोट अटैक्स ऑफ 2016। पहली बार क्वाड ने स्पेसिफिकली जॉइंट स्टेटमेंट में इसको मेंशन किया, क्लियरली पॉइंटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान विदाउट टेकिंग नेम्स। इसके अलावा दूसरी चीज़ें थी, साइबर स्पेस की बातें हुई, WTO में कोऑपरेशन की बातें हुई। एक एनर्जी फोरम होने वाला है, इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी फोरम, इन मिड 2020। इसको होस्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया, जिसके ऊपर बात की गई। और यहाँ पे आप देखिए, वी कंडेम नॉर्थ कोरिया
destabilizing ballistic missile launches in violation of UN Security Council resolution, and there was a mention also of Myanmar. अब देखिए म्यांमार में इन्होंने बोला they call for an end of violence and रिलीज ऑफ दोज हु आर आर्बिट्रली डिटेन्ड, डेमोक्रेसी पे वापस जाने की बातें की गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी हाईलाइट ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट। अब अगर हम लोग इस जॉइंट स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करें तो हमें क्या चीज़ें पता चलती है। देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर इंडिया, ऑफ कोर्स पॉजिटिव्स इंडिया के लिए बहुत है, जैसे कि क्वाड की कमिटमेंट हुई फिर से टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक कंट्रीज। इंडिया की भी यही उद्देश्य है। मैंने आपको बताया क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप में अभी इंडिया 1 बिलियन वैक्सीन प्रोवाइड करेगा इस साल के अंत तक थ्रू द क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। HADR के ऊपर बातें हुई, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी का मेंशन हुआ। अगेन एंटी चाइना रेटोरिक होता ही है, लेकिन बहुत बड़ी जीत थी इंडिया के लिए कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में 26/11/2008 में जो अटैक हुआ था मुंबई में और पठानकोट अटैक जो हुए थे 2016 में, इसको कंडेम किया गया स्पेसिफिकली। अगेन मैंने बताया आपको कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान बट विदाउट नेमिंग। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी काफ़ी बातें हुई, पोस्ट कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी बातें हुई। इंडिया ऑस्ट्रेलियन इनॉग्रल साइबर फ्रेमवर्क डायलॉग अनाउंस किया गया। साथ ही साथ एनर्जी फोरम के बारे में मैंने आपको बताया कि मिड 2022 में होगा एंड इट विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सारी पॉजिटिव्स हुई, बहुत सारी चीज़ें थी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि केवल एंटी चाइना रेटोरिक नहीं है क्वाड, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी काम करता है। लेकिन इंडिया का डाइवर्जेंस दिखाई दिया क्लियरली विद रिस्पेक्ट टू द 3 अदर डेमोक्रेसीज इन 3 एरियाज। अब देखिए पहला एरिया म्यांमार के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, वहां पे म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है उसका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने ये कहा कि देयर शुड बी स्विफ्ट रिटर्न टू डेमोक्रेसी। अब इंडिया बिल्कुल इस चीज़ को समर्थन करता है, लेकिन इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कैटेगोरिकली क्लियर किया, जो काउंटर पार्ट्स थे यानी कि जो 3 देश हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान से, उन्होंने क्लियर किया कि वी डू नॉट अग्री विद द वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन म्यांमार। तो यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जेंस दिखाई दी विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज अप्रोच। इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया का अप्रोच म्यांमार को लेकर काफ़ी प्रैग्मेटिक बन चुका है। इसीलिए हम लोग मिलिट्री जो रेजिम है उसके साथ भी डील करने के लिए तैयार है, और इंडिया ने कहा कि सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए बाय वेस्टर्न कंट्रीज, वी डू नॉट अग्री विद दैट। इसके अलावा यूक्रेन के ऊपर इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए ऑल्दो जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन का ज़्यादा मेंशन नहीं था, लेकिन पोस्ट मीट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने क्लियरली वार्न किया कि रशिया माइट इन्वेड यूक्रेन वेरी सून एंड द डेमोक्रेसीज हैव टू कम टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग यूक्रेन और सैंक्शनिंग रशिया। इनफैक्ट यूएस की तरफ से बहुत सारे कड़े स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने रशिया को वार्न किया है कि अगर रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे, देन देयर वुड बी कैटास्ट्रोफिक सैंक्शंस विच वुड बी इम्पोज्ड ऑन रशिया। लेकिन इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन किया, यूक्रेन का कोई मेंशन नहीं था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी एक स्टेटमेंट ज़रूर आया। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग को लेकर एक कमेंट आया था, हम लोगों ने ज़रूर देखा इन द जॉइंट स्टेटमेंट। लेकिन इंडिया ने पर्सनली साइलेंस मेंटेन की हुई इस इशू के ऊपर। अब ये उतना ज़्यादा विवाद वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ज़्यादा इशू वाला प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया चारों कंट्रीज़ की अगर बात करें क्वाड में, केवल इंडिया है जो अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस मेंटेन करते हैं इन प्योंगयांग, कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया। लेकिन इंडिया ऑल्सो कंडेम्स टेस्टिंग बाय नॉर्थ कोरिया, बट बहुत सालों से इंडिया ने साइलेंस मेंटेन की है ओवर नॉर्थ कोरिया, यानी कि स्पेसिफिक स्टेप या फिर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो नॉर्थ कोरिया वुड नॉट बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, लेकिन यूक्रेन और म्यांमार में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हमें दिखाई ज़रूर देता है। क्योंकि अगर यूक्रेन की बात करें, रशिया इज ट्राइंग टू अटैक यूक्रेन, और रशिया की बात करें तो रशिया एंड इंडिया देयर हिस्ट्री गोज बैक, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड रशिया रिलेशंस, isn't it? रशिया हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहा है 1971 से ही। इनफैक्ट हम लोग रशिया की और मैं कह सकता हूँ यूएसएसआर की सिक्योरिटी ब्लैंकेट में थे 1971 के बाद। लेकिन 21वीं सदी में रशिया के साथ रिलेशंस ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रहा है, लेकिन फिर भी वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्लोज टाइज विद रशिया। तो इसीलिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया यूक्रेन का विथ म्यांमार तो इंडिया का नेबर है, तो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन में हम लोग पड़ जाएंगे अगर हम लोग वेस्ट का यहाँ पे साथ देंगे। लेकिन इस चीज़ पे हमें डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दी। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद हमें क्या समझ में आता है, क्या इंडिया धीरे धीरे पीछे हट रहा है क्वाड से? इज इंडिया ऑन द बैक फुट एज ऑफ नाउ? द आंसर वुड बी नो। क्यों? देखिए इंडिया की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो रही, आपको ये जानना है क्यों।
इंडिया का शेयर साइज देखिए, जोग्राफिक लोकेशन देखिए, इंडिया की डेमोग्राफी देखिए, 135 करोड़ लोगों का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है सभी के लिए। तो इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है पूरे वेस्टर्न ब्लॉक के लिए, पूरे वेस्ट के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा एसेट है। तो हम लोग ये जो छोटी मोटी डाइवर्जेंस है इसके साथ वी कैन कंटिन्यूसली मूव अहेड, दैट इज नॉट एन इशू। इनफैक्ट यूएस का जो रिसेंटली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट आया था जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, वहाँ पे भी यूएस ने कैटेगोरिकली बताया कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट इंडियाज रोल एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दे आर गोइंग टू सपोर्ट इंडियाज राइज एज अ रीजनल लीडर। अब ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है, डिस्पाइट द डाइवर्जेंसेस इंडिया क्लियर कट स्टेप नहीं ले रहा है म्यांमार के चलते या फिर रशिया के चलते, यहाँ पे क्लियर कट क्वाड के साथ नहीं जा रहा है लेकिन क्वाड से दूर भी नहीं जा रहा है। एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस ज़रूर मेंटेन किए हुए हैं हम लोग, और इसी के साथ हमें आगे भी अप्रोच करना चाहिए। ऑल्दो एक केयरफुल अप्रोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक समय आएगा जब हमें चूज़ करना पड़ेगा कि क्या हम लोग वेस्ट को चूज़ करें या फिर किसी और को चूज़ करें, तो उस समय पे हम लोग थोड़ा सा फंस सकते हैं। बट नॉनदलेस इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है, इट इज़ वेरी प्रैग्मेटिक पॉलिसी, ताकि हम लोग खुद की ऑटोनॉमी मेंटेन करें और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में देखें। हम लोगों ने सबको वन आर्म डिस्टेंस में मेंटेन किया हुआ है ज़रूर, राइट। लेकिन जब ये जो डिफरेंसेस है, डाइवर्जेंस है, अगर वो डीपन होंगे, कॉमन जियोपॉलिटिकल ग्राउंड जो है, इंडो पैसिफिक का जो इंपॉर्टेंस है उसमें इंडिया का रोल अगर से कम हो जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज इंडिया में इन्वेस्ट करने में उतना ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे या फिर स्वेट नहीं रहेंगे, तब जाकर इंडिया को तकलीफ हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ आई वुडंट से वी आर ऑन द बैक फुट, बट डाइवर्जेंसेस ज़रूर है, लेकिन आगे चल के इंडिया को थोड़ा सा केयरफुल अप्रोच ज़रूर फॉलो करना चाहिए। Let us see what happens going ahead. Will India give a strong statement over Ukraine? Will India give a strong statement over the military coup in Myanmar? ये सब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। But as of now, India is following a very pragmatic policy, जहाँ पे हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। क्वाड के साथ डाइवर्जेंसेस हैं, बट whether these divergences get resolved or not, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर इस पर कोई खबर आएगी तो we'll talk about that as soon as possible on Study IQ. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this. Jai Hind. If you are preparing for UPSC Civil Service Examination, you are at the right destination. Study IQ has brought a great news for you. We have brought a GS Foundation course for UPSC Civil Service Examination, which includes preparation for both prelims and mains. We have also just now launched the Target Prelims 2022. Both of them can be availed in a single subscription. What do you look for when you start preparation for UPSC Civil Service Examination? I tell there are three things that you look for. The first thing is quality content. Study IQ is another name of quality. Study IQ is trusted by more than 1 crore subscribers today in India. The entire GS Foundation course, the Target Prelims course, it has been created by top faculties of the country, where you get quality curated content for your preparation. The second thing that you look for is a strategy and a direction in your preparation. And I assure you that Study IQ through the GS Foundation course and the Target Prelims course will provide you with that strategy and direction. We have a structured course. We provide complete general studies preparation, complete GS for prelims as well as mains. What makes us so unique? See, we already have 2,500 plus videos in a very structured manner which you can refer for your preparation. We have a host of more than 5,000 MCQs on different topics which will help you in your prelims preparation. We have a Target Prelims 2022 where we will be providing you with mocks. We'll provide you comprehensive study material like the lecture notes, the crux of the PPTs, the presentation, animated videos, everything, the whole shebang is available. See, we have a structured preparation for prelims as well as mains. We will be hand-holding you through your entire journey of UPSC Civil Service Examination. For prelims, we already have a Target Prelims 2022 crash course. For mains, we will be providing you daily current affairs, monthly current affairs. There is a strategy by renowned experts, previous serving officers. They will be telling you their experience and giving you strategy of how to prepare properly. Apart from that, the entire faculty is there to handhold you. We will be guiding you through mains answer writing. We'll be solving your doubts at each and every stage. We'll be covering a lot of things, the current affairs, the All India Radio, the Rajya Sabha TV, Sansad TV, everything would be covered. Apart from that, the previous year question papers from prelims and mains would also be solved. For essay, there would be a separate dedicated module. So we will be with you together through your prelims preparation, through your mains preparation, and after mains, we'll be there for you for your personality test preparation as well.
Apart from general studies, we also offer host of optional courses: history, geography, sociology, public administration, political science. There are many options which are available here. And the third factor that I told is affordability in these days. Study IQ is known for its affordability. Our motto is to reach more and more number of people and provide them quality and affordable education. Just call 958004 to know more about us. There are a lot of discounts running on these programs, and Target Prelims 2022 crash course has begun. Prelims exam is in June 2022, and if you have not filled up your application, do fill your application as soon as possible. The last date for filling the application is 22nd February 2022. So do call on this number. See you very soon.